नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी। हमारा आज का टॉपिक है भारत का प्रधानमंत्री। तो हमने जो है अब तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका में कर लिया है और ये जो भारत का प्रधानमंत्री है, ये संघीय कार्यपालिका के टॉपिक का आखिरी बिंदु है जिसे कि हम विवेचित करेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री को अगर देखा जाए तो भारत का प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में भारत की राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्हीं की तरह उसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है। तो संसदीय शासन व्यवस्था के स्थापित मापदंडों के अनुरूप ही भारत में राष्ट्रपति की शक्तियाँ औपचारिक हैं और व्यवहारिक में हम सब जानते हैं कि वास्तविक प्रयोगकर्ता शक्तियों का कौन है, वो है भारत का प्रधानमंत्री। तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री पदधारी व्यक्ति हैं, उनके व्यक्तिगत करिश्मे, नेतृत्व एवं उपलब्धियों के आधार पर वो देश के निर्विवाद नेता बने हैं और प्रभावशाली शक्तिपुंज के रूप में उन्होंने काम किया है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए एक विद्वान है, उनका नाम है विलियम हाईकोर्ट। उन्होंने उपमा दी है ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए कि प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है। तो भारतीय प्रधानमंत्री के लिए भी ये बात सच सिद्ध होती है। तो आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री का चयन, नियुक्तियां और शक्तियां आदि क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चयन और नियुक्ति कैसे होती है। तो भारत में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रावधान किया गया है। जब कभी आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद 75 है और उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। सामान्य परंपरा यह है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है जिसे जो है बहुमत दल का नेता हो जो, और लोकसभा में बहुमत दल का जैसे नेता चुना जाए और जिस दल ने बहुमत प्राप्त कर लिया हो वो अपना नेता चुनता है और फिर उसे राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति जो है, जब बहुमत दल का नेता जो है राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा करता है तो उसके बाद उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। यदि मान लीजिए सामान्य चुनाव में कोई भी दल बहुमत प्राप्त नहीं करता, तब राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को या किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है और जिससे कि अपेक्षा की जाए कि वह 1 माह के अंदर अंदर अपना बहुमत सिद्ध कर सके। तो ये सामान्य सी परंपरा है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने के लिए। देखिए एग्जाम्पल है 1979 में चौधरी चरण सिंह, जिन्हें अन्य दलों ने समर्थन दिया था। इसी तरह से 1989 में वीपी सिंह राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। इसी प्रकार 1991 में जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तब लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता पीवी नरसिम्हा राव को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। तो इसी तरह से 11वीं और 12वीं लोकसभा में भी यही स्थिति रही। अच्छा, जब कभी कार्यरत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा में विपक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन उसके इनकार करने पर वह उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रधानमंत्री पद की चयन और नियुक्तियों के बारे में जो है विवेचन किया गया है। जहाँ तक प्रधानमंत्री की शक्तियों का सवाल है तो हम देखें तो भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों को हम अलग अलग टॉपिक्स में देख सकते हैं। उसकी शक्तियों को मंत्रिमंडल की आधारशिला है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता देता है प्रधानमंत्री दल का नेता भी है। प्रधानमंत्री सर्वोच्च नेतृत्व करता है और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री पदधारी व्यक्ति की अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसे महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो विस्तृत शक्तियां रखता है। अगर हम इसका विवेचन करें तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की आधारशिला है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के तरह ही भारत का प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन तथा मृत्यु में केंद्र बिंदु है।
संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सम्मति से ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री विविध मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण, उनकी पदोन्नति अथवा पदावनति करने के साथ ही विविध विभागों में जो है वो समन्वय की स्थापना करता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल भवन के वृत्तखंड की मुख्य आधारशिला है। किसी मंत्री के कार्यों से असंतुष्ट होने या मतभेद होने पर प्रधानमंत्री मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। वस्तुतः प्रधानमंत्री संपूर्ण कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता है, उसके समकक्ष कोई भी मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद नहीं है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता, संचालन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण ये सब जो है वो करता है। तो इस प्रकार और मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ तक मंत्रिमंडल का सवाल है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में सर्वे सर्वा है। तो यद्यपि मिलीजुली सरकारों के युग में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के संबंध में अपनी सर्वशक्ति या अधिनायकवादी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि गठबंधन राजनीति के युग में हमने देखा है कि घटक दलों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देना पड़ता है और उन्हें मांगे गए विभाग भी जो है वो देना पड़ता है और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय करने पड़ते हैं। तो हमने देखा कि जब दल को पूरी तरह से बहुमत मिलता है, सत्तारूढ़ दल को, तब प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होती है, और जब जो है मिलीजुली सरकारें होती हैं तो तब प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होती है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की शक्ति जो है वो मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण तो होती ही है, ये हमको मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है हमने देखा कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की आधारशिला है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता देने में जो है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ अगर हम देखें तो संविधान के अनुच्छेद 74 में यह लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति जो है वो अपने कार्यों का जो प्रयोग करेगा वो ऐसी सलाह के अनुसार ही करेगा। संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की ऐसी सलाह पर मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद उसे सलाह दी जाए तो राष्ट्रपति को ऐसी सलाह को मानना पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को रेखांकित करता है। उसके अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति के संघ के शासन अथवा कानून निर्माण संबंधी जो कार्य है वो कोई जानकारी अगर राष्ट्रपति चाहते हैं तो वो जानकारी उसे प्रावधान प्रदत्त करें। तो अनुच्छेद 78 के इन प्रावधानों के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत की राजनीतिक व्यवस्था के कालखंड में इन अनुच्छेदों की व्यवस्था के संबंध में ही राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के आपसी संबंधों में भी कई बार विवाद उत्पन्न हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति का सम्मान करते हुए और अपनी शक्तियों का निर्वाह करना होता है। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में प्रधानमंत्रियों एवं राष्ट्रपतियों के मध्य कुछ मुद्दों पर मतभेद हुए, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्यतः राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आपसी संबंध जो है वो संयत रहे हैं और उसमें जो है बहुत बड़ा कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ है, ये हमें देखना होगा। तीसरी बात जो शक्ति है वो है प्रधानमंत्री दल का नेता है। प्रधानमंत्री जो है वो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का नेता है और वो संसदीय दल का भी नेता है। दोनों सामान्यतः ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री और संसदीय दल का नेता अलग अलग होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में संसदीय दल एवं प्रधानमंत्री पर एक ही व्यक्ति आसन होता है और अगर विभिन्नता भी हो तो भी प्रधानमंत्री का वर्चस्व अपने दल में कायम रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री अपने दल का भी नेता है और होना भी चाहिए, क्योंकि दल का वो प्रथम व्यक्ति माना जाता है। मान लीजिए दल का नेता कोई और हो तो भी उसको प्रधानमंत्री को जो है सारे कार्य प्रधानमंत्री के इच्छानुसार ही संपादित करना होता है। आपातकाल में प्रधानमंत्री की शक्तियों को अगर हम देखें तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत जब कभी आपातकाल की घोषणा होगी तो ऐसी स्थिति में जो है प्रधानमंत्री शक्तियों का केंद्र होता है और इस समय जो है आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री की शक्तियों का केंद्र बन जाता है। 1962 और 1971 में भी हमने देखा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय
और जो है शक्तियाँ जो थी 1975 में भी इस तरह से आंतरिक आपातकाल के समय हमने देखा कि प्रधानमंत्री सर्वशक्तिधारी होता है। स्वतंत्रता के उपरांत अनुच्छेद 356 के माध्यम से राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था जब नहीं ठीक से काम कर रही हो और आपातकाल लगाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रधानमंत्री की शक्तियां जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होती हैं। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सवाल है, तो प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नियंता है। पंचशील गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत, गुजराल सिद्धांत, मेक इन इंडिया, लुक ईस्ट पॉलिसी, इस सब के रचनाकार भारत के प्रधानमंत्री ही रहे। अलग अलग समय पर अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने ये विदेश नीति के संबंध में ये मार्गदर्शक सिद्धांत दिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और परराष्ट्र की नीति के संबंध में भी जो है राष्ट्रपति के विचारों और दृष्टिकोणों को जो प्रभावित करने वाले प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्र राज्य संबंधों का समन्वय करता है। भारत क्योंकि संघीय ढांचा है भारत में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि राज्यों के साथ सद्भावपूर्ण संबंध रहें। और क्योंकि भारत केवल नई दिल्ली नहीं है, हमने देखा था संघवाद के टॉपिक में, तो केंद्र राज्य संबंधों में भी के समन्वयकर्ता में प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका रहती है। इसी तरह से जो है प्रधानमंत्री जो है वो जितनी प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय शक्तियाँ का निर्वाह करते हैं, उसमें संघवादी ढांचे को बनाए रखने में काम करते हैं। प्रधानमंत्री की जो भूमिका है, संसद में उसकी केंद्रीय स्थिति है। हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो चाहे तो राष्ट्रपति को अपने परामर्श देकर लोकसभा को विघटित भी करवा सकता है। तो इस प्रकार वो केवल बहुमत दल का नेता नहीं है, उसको काफ़ी पावर्स हैं और उसके तहत ही वो कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रधानमंत्री जो है सारे महत्वपूर्ण विधेयक जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये हमने सारी शक्तियाँ देखी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियों और अधिकारों के विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि भारत के प्रधानमंत्री को विस्तृत अधिकार प्राप्त है और प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों और कार्यों के संबंध में काम करता है। वो एक निदेशक करता है, नेतृत्व करता है, पर्यवेक्षक है, सूत्रधार है, नियंत्रक की भूमिका का निर्वाह करता है। वो देश का सर्वोच्च नेता है जो राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र में रहता है। तो आप भारत के प्रधानमंत्री के इस टॉपिक को तैयार कीजिए और हम कल जो है प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को देखेंगे कि क्या होती है। आज हमने उसकी नियुक्ति के बारे में बात की और उसकी शक्तियों को देखा। तो आप इस टॉपिक को ध्यान रखें और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभकामनाएं।